हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। आज की इस क्लास में हम पीएससीबी इंग्लिश क्लास 8 उसका लेसन नंबर 3 जो कि एक स्टोरी है, हम उस स्टोरी को रीड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के बिगिनिंग में हमें एक्टिविटी 1 गिवन है एंड देयर आर सम वर्ड्स जिनके हमें मीनिंग्स जान लेना ज़रूरी है। तो फर्स्ट वर्ड है डेस्पोटिक। डिस्पोटिक का मतलब होता है निरंकुश, यानी कि जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, जो अपनी मर्जी करता हो, ठीक है, स्वेच्छा से कुछ भी करे, उसे हम निरंकुश बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सजेस्टिव। सजेस्टिव मतलब विचारोत्तेजक, यानी कि विचारोत्तेजक का मतलब होता है जो किसी बात पर विचार करने के लिए किसी को प्रेरित करता हो, सो प्रेरणा देता हो किसी को अपने विचार प्रकट करने के लिए, दैट पर्सन इज कॉल्ड सजेस्टिव। नेक्स्ट वन इज फेलिंग। फेलिंग मीन्स दोष, दुर्बलता, कोई कमी आप में, हमें किसी तरह का कोई दोष हो, कोई वीकनेस हो, दैट इज कॉल्ड फेलिंग। प्रॉम्प्टेड। प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। वैसे प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी को डिसीजन लेने के लिए उसको इंस्पायर करना, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे इसकी पास्ट फॉर्म दी है, इसीलिए हम यूज करेंगे प्रेरित किया। बार्बरस। बार्बरस का मतलब होता है क्रूअल, निर्दयी। नेक्स्ट है अबंडनिंग। अबंडनिंग मीन्स होता है किसी चीज़ को त्याग देना, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना, दैट इज कॉल्ड अबंडनिंग। विडोड। विडोड सबको पता है, विडोड मीन्स विधवा, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी लेडी जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी हो, दैट लेडी इज कॉल्ड विडोड। नेक्स्ट वर्ड इज हम्बल। हम्बल मीन्स विनीत, विनम्र, किसी भी विनम्र स्वभाव वाले व्यक्ति को हम हम्बल बोलते हैं, सो हम्बल मीन्स विनम्र। रेकलेस। रेकलेस मतलब लापरवाह, लापरवाह, रेकलेस मीन्स लापरवाह। स्नैप्ड। स्नैप्ड का मतलब होता है कोई चीज़ चटका देना, चटका के तोड़ देना, यानी किसी चीज़ को चटक देना, झट से उसको तोड़ देना। हेस्टेंड। हेस्टेंड मतलब होता है जल्दी जल्दी से, तेजी से। ब्लेज। ब्लेज मीन्स ज्वाला, अग्नि, आग, उसके लिए हम ब्लेज वर्ड यूज करते हैं। एबॉलिश्ड। एबॉलिश्ड मीन्स समाप्त किया, किसी चीज़ को, किसी चीज़ का एंड कर देना, टू पुट टू एन एंड, सो समाप्त कर देना, दैट इज एबॉलिश्ड। फ्रेल्टी। फ्रेल्टी क्या होता है, जब किसी पर्सन की बॉडी में वीकनेस आ जाती है, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड फ्रेल। तो यहाँ पे फ्रेल्टी है, उसकी शरीर की दुर्बलता की बात की है, शरीर की वीकनेस की बात की है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। द एज्ड मदर। जैसे कि इसका टाइटल ही है एज्ड मदर, यानी कि माँ जिसकी एज हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, बूढ़ी माँ। Long, long ago, there was a province in Japan called Shining. बहुत पहले की बात है, जापान में एक प्रांत था, एक राज्य था जिसे शाइनिंग कह के बुलाते थे। उसको हम उस टाइम पे लोग शाइनिंग कहते थे। देखिए ये जो स्टोरी है, ये कहाँ से ली गई है, जापान के ही एक बहुत ही जाने माने खास पोइट है मत्सो बाशो। सो मत्सो बाशो जो है उनकी क्रिएशन में से ये जो है अडेप्ट की गई है स्टोरी। सो इसीलिए इसमें जापान की कहानी का विस्तार से वर्णन किया होगा। सो ये जो स्टोरी है जापान के एक प्रांत की है और उस प्रांत को शाइनिंग नाम से बुलाते थे। इट वॉज गवर्नड बाय अ डिस्पोटिक लीडर। एक डिस्पोटिक लीडर, लीडर होता है नेता, एंड डिस्पोटिक आपको पता है जो निरंकुश हो, जो अपनी मनमानी करता हो। तो इसे कौन लीड करता था, इसका लीडर जो राज्यपाल था, इसका जो राजा था, जो इसको चलाता था, जिसके हाथ में पूरा इसका कंट्रोल था, वो एक निरंकुश था, वो निरंकुश व्यक्ति था, यानी अपनी मनमानी करता था। ही वॉज अ गुड वॉरियर बट ही हैड a great dislike for anything suggestive of failing health and strength.
ये जो व्यक्ति था जो इस जगह पर राज करता था, इस प्रांत पर राज करता था, गवर्नर था वहाँ का, वो एक योद्धा था, लेकिन वो क्या करता था, had a great dislike for anything suggestive of failing health and strength। अगर किसी व्यक्ति की हेल्थ में वीकनेस आ जाती थी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो बूढ़ा होने लगे, उसकी शरीर में ताकत खत्म होने लगे, तो ऐसे लोगों से इसे नफरत थी। ये ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नफरत करता था, डिसलाइक करता था। दिस prompted him to make a cruel law for the province। और इस तरह से ये जो चीज़ थी, उसने इसको प्रेरित कर दिया क्या करने के लिए, एक निर्दयता से भरा हुआ क्रूर कानून बनाने के लिए इसको प्रेरित कर दिया। और इसने अपने प्रांत में एक क्रूरता से भरा हुआ एक लॉ होता है कानून, वो बनाने के बारे में सोच लिया। द एंटायर प्रोविंस वॉज given strict orders to immediately put all the aged people to death। अब देखिए, पूरे के पूरे प्रांत में एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर जो था वो पहुंचा दिया गया, सबको आदेश दिया गया स्ट्रिक्टली उसका पालन भी करना था। शीघ्रता से जल्दी से ही एक आदेश दे दिया गया कि सबको, जितने भी यहाँ पर एज्ड पर्सन्स है, एज्ड पीपल है, जिनकी उम्र हो चुकी है, जो बूढ़े हो चुके हैं, ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए। ठीक है, मतलब उनको मृत्यु दे दी जाए। सो दोज वर बार्बरस डेज, बहुत ही क्रूर दिन थे ये वाले, जब ऐसा डिसीजन इनके ऊपर थोपा गया था सभी लोगों के ऊपर। एंड द कस्टम ऑफ अबंडनिंग ओल्ड पीपल टू डाई वॉज नॉट अनकॉमन। और उन दिनों में कस्टम होता है रिवाज। सो उन दिनों में ये जो ओल्ड पीपल हैं उनको मार देना, ये कोई असामान्य सी बात नहीं थी, असाधारण सी बात नहीं थी, मतलब नॉर्मल था। In the same province lived a poor farmer and his aged widowed mother at the foot of mountain। वहीं पर्वत के कदमों में, मतलब पर्वत के नीचे, इसी प्रांत में एक गरीब किसान और उसकी बूढ़ी विधवा माँ भी रहते थे। They owned a bit of land which supplied them with the food। उनकी एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था जिस पर वो खेती करके भोजन का प्रबंध कर लेते थे। They were humble, peaceful and happy। वो बहुत ही विनम्र, शांतिपूर्ण और खुश थे। The poor farmer loved his aged mother and dealt with her very tenderly। पुअर फार्मर जो था वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, अपनी बूढ़ी माँ से बहुत प्यार करता था, एंड उसके साथ बहुत ही प्रेम से व्यवहार भी करता था। द ऑर्डर बाय द डिस्पॉट फिल हिज हार्ट विद द सोरो। और ये जो वहाँ के शासक ने ऑर्डर निकाला था कि बूढ़े लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया जाए, सो ये जो ऑर्डर था, इसको सुनकर पुअर फार्मर का दिल जो था वो दुखी हो गया। अदर पीपल did not think twice about obeying the order of the governor, but this farmer was very unhappy। जो बाकी लोग थे उन्होंने दूसरी बार सोचा भी नहीं इस ऑर्डर को लेके, जो राज्यपाल ने वहाँ का ये ऑर्डर दिया उन लोगों को, बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब उन्होंने सेकंड टाइम इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। बट ये जो फार्मर था ये बहुत नाखुश था इस ऑर्डर से। However, he had to obey the order, so the farmer prepared for what at that time was considered the kindest way of death। कैसे भी करके ये जो फार्मर था इसको भी इस ऑर्डर का पालन करना ही था, बिकॉज वहाँ के जो मेन शासक ने ये ऑर्डर दिया था। Just at sunset, when his day's work ended, he took some unboiled rice, which was the main food for the poor, and cooked it, dried it, and tied it in a cloth, which he swung in a bundle around his neck along with a pot filled with cool water। अब सनसेट का टाइम था, एंड उस टाइम पे इसका सारा का सारा दिन का काम खत्म हो गया था। इसने क्या किया, ही टुक सम अनवाइटेड, इसने कुछ बिना पके हुए चावल लिए, एंड विच वॉज द मेन फूड फॉर द पुअर, और जो कि इन गरीबों का मेन खाना था, उसे उन चावलों को इसने पकाया और सुखाकर उसने एक कपड़े के बीच में पोटली बनाकर बांध दिया, और फिर उस पोटली को, उस बंडल को अपने नेक के अलोंग एक
पॉट के साथ, यानी कि एक और बर्तन लिया जिसमें उसने कूल ठंडा मीठा पानी डाला, उसके साथ लेके इसने वो गठरी को अपने गले के साथ लपेट के बांध दिया। Then he lifted his helpless old mother on his back and started on his painful journey up the mountain. तब इसने क्या किया, अपनी हेल्पलेस असहाय बूढ़ी माँ को अपनी पीठ के ऊपर चढ़ा लिया एंड ये जो इसके लिए एक दुख भरी दर्दनाक जर्नी थी माउंटेन की तरफ जाने की, उसे शुरू किया। द रोड वॉज लॉन्ग एंड स्टीप, जो रास्ता था वो बहुत ही लंबा और पहाड़ी था। स्टीप का मतलब होता है उतार चढ़ाव वाला, जहाँ पर कभी उतराई आए कभी चढ़ाई आए, तो ऐसा रास्ता पहाड़ों में ही होता है। सो द नैरो रोड वॉज क्रॉस्ड एंड रिक्रॉस्ड बाय मैनी पाथ्स, कई सारे, ये जो रास्ता था बहुत तंग था और कई बार क्रॉस हो चुका था, यानी कि यहाँ पर कई सारे हंटर्स और वुड कटर्स जो है वो रास्ते पे आ जा चुके थे। ये रास्ता 2-3 डायरेक्शंस में क्रॉस हो चुका था एंड इस वजह से इसमें कंफ्यूजन थी कि ये इस रास्ते में कोई भी रास्ता भटक सकता है। एट सम प्लेसेस दे गॉट लॉस्ट, कई जगह पर तो ये गुम भी हो गए, लॉस्ट भी हो गए एंड कंफ्यूज हो गए कि कौन से रास्ते में जाना है। थोड़ी देर में ये इस सोच में भी पड़ गए। He was about to abandon his dear mother, so it didn't matter which path he took to reach the mountain top. वो उसको बस दिमाग में एक बात थी कि अभी उसने अपनी मदर को अबेंडन करना है, छोड़ने के लिए जाना है। सो कोई मैटर नहीं करता था ये बात कि रास्ता कौन सा है, बस उसका लक्ष्य ये था कि उसे पहाड़ के शिखर पर पहुंचना है। सो ही टुक टू रीच द माउंटेन टॉप। माउंटेन टॉप उसको हम समिट भी बोलते हैं, द टॉप ऑफ द माउंटेन। ऑन ही वेंट क्लाइंबिंग ब्लाइंडली अपवर्ड, अब वो बस बिना देखे सुने बस चलता जा रहा था, पहाड़ के ऊपर चढ़ता जा रहा था, एवर अपवर्ड टुवर्ड्स द हाई बेयर समिट नोन एज ओप्त्सुआमा। अब ओप्त्सुआमा जो है वो क्या है, इस पहाड़ को बोलते हैं जहाँ पर लोग अपने इन बूढ़े लोगों को, यानी कि घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो वीक हो चुके पर्सन्स हैं, उनको इस पहाड़ के ऊपर छोड़ आते हैं। सो इसीलिए इस पहाड़ का नाम ओप्त्सुआमा पड़ा है, जिसका मतलब होता है अबेंडनिंग ऑफ द एज्ड, जो बूढ़े हैं लोग उनको वहाँ पर त्यागने के लिए बनाया गया स्थान। सो ये जो जगह थी, पहाड़ था, यहाँ पर लोग बूढ़ों को छोड़ देते थे। एंड एक और बात बतानी थी कि जो ये ऑर्डर था कि बूढ़ों को मृत्यु के घाट उतार देना, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि बूढ़ों को हाँ किसी नाइफ के साथ या फिर गन के साथ शूट कर दो या मार दो या उनका मर्डर कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। इसका ये मतलब है कि उनको आप उनके अपने हाल में छोड़ दो, अकेले कहीं अलोन प्लेस पर छोड़ आओ, फिर वो अपना जीवन खुद ही देखें, मरे जिए, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। कि राज्य में कोई ऐसा वीक पर्सन नहीं चाहिए, उसको त्याग कर देना होता है, इसका ये मतलब है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या होता है आगे, द आईज ऑफ ओल्ड मदर वर नॉट सो डिम that they could not notice the reckless hastening from one path to another, and her loving heart grew anxious. Anxious होता है चिंतित, परेशान। अब ये जो बूढ़ी माँ थी, उसकी आंखों की रोशनी अभी इतनी भी डिम नहीं हुई थी कि उसको जो ये लापरवाही से, ये जल्दी जल्दी से ये जो जा रहा था इसका बेटा, ये जो रास्ते में जो प्रॉब्लम्स थी, ये सब कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसको सब पता चल रहा था कि कितनी लापरवाही से ये जा रहा है। एंड उसका जो लविंग हार्ट था वो काफ़ी परेशान हो गया, मतलब दिल से ये परेशान हो गई, ये सोचकर कि हर सन डिडंट नो मैनी पाथ्स ऑफ द माउंटेन एंड हिज रिटर्न माइट बी डेंजरस, कि इसका बेटा जो है जिस तरह से लापरवाही से जा रहा है, इसको तो माउंटेन के रास्ते पता भी नहीं है, वापसी के टाइम पे इसके लिए काफ़ी खतरनाक ये साबित हो सकती है बात, ये रास्ते पे भटक सकता है। सो शी स्ट्रेस्ड फोर्थ, ये माँ का दिल है ना, तो माँ को अपने बच्चों की किसी भी हालत में चिंता रहती ही रहती है, चाहे बच्चे अपने माँ बाप के साथ कितने ही बुरे क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ बाप कभी उनका बुरा नहीं सोचते हैं। सो ये जो बूढ़ी औरत है, शी स्ट्रेच्ड फोर्थ हर हैंड एंड स्नैप्ड ट्विग्स। ट्विग्स हम बोलते हैं टहनियों को, जो ब्रांचेज होती हैं, छोटी छोटी टहनियाँ, बुशेस, छोटी छोटी झाड़ियाँ, ठीक है, उनकी जो टहनियाँ सूखी हुई उनको बोलते हैं। सो ये जो बूढ़ी औरत है वो क्या करती है, बुशेस
जो वहाँ पे झाड़ियाँ लगी हुई थी उनकी टहनियाँ तोड़ तोड़ के अपने पास पकड़ लेती है, मतलब थोड़ी थोड़ी टहनियाँ वो रास्ते में। शी क्वाइटली ड्रॉप्ड हैंडफुल एवरी फ्यू स्टेप्स ऑन द वे, सो एज दे क्लाइम्ड एंड द नैरो पाथ बिहाइंड देम वाज डॉटेड विद टाइनी पाइल्स ऑफ स्टिक्स। अब वो क्या करती है, चुपके से क्वाइटली थोड़ी थोड़ी स्टिक्स जो है वो रास्ते में फेंकती जाती है, जिससे कि एक निशान बन रहे हैं यहाँ पे, मतलब लोकेशन, ताकि उसका बेटा जब वापसी में आए तो ये जो टाइनी पाइल्स ऑफ ट्विग्स हैं, जो छोटे छोटे ढेर पड़े हैं लकड़ियों के ब्रांचेस के, इससे उसको रास्ता पता चल जाए कि हम इस साइड से आए थे। एट लास्ट द समिट वॉज रीच्ड, और अंततः ये उस समिट पे यानी कि टॉप ऑफ द माउंटेन पर पहुंच ही गए। Weary and heartsick, the youth gently released his burden and silently prepared a place of comfort as his last duty to the loved one. अब weary means काफ़ी ज़्यादा tired यानी कि थका हुआ, और heartsick means होता है disappointed, निराश। ठीक है, सो थका हुआ, निराश, ये जो यूथ, ये जो लड़का था, इसने जेंटली अपनी पीठ के ऊपर जो अपनी माँ को उठाया हुआ था, उसको, उस बर्डन को अब साइलेंटली नीचे उतारा, एंड क्या करता है, साइलेंटली प्रिपेयर्ड प्लेस, और एक चुपके से ये जाके शांति से वहाँ पर एक जगह बनाता है, जिस जगह पर ये अपनी माँ को रख सके, बिठा सके, उसके लिए मतलब एक आसन सा बनाता है। और किसकी हेल्प से बनाता है, जो कि इसकी लास्ट ड्यूटी बनती थी अपने लव्ड वन के लिए, जिससे ये बहुत प्यार करता है अपनी माँ से, उसके लिए जो इसका अंतिम कर्तव्य बनता था वो ये अब करने लगता है। Gathering fallen pine needles, he made a soft cushion and tenderly lifted his old mother onto it. And last में ये क्या करता है इसके बाद, गैदरिंग फॉलन पाइन नीडल्स, फाइन पाइन नीडल्स मतलब पाइन ट्री होता है जो बेंत का पेड़, उसके पत्ते जो होते हैं वो नुकीले होते हैं आगे से, इसीलिए उनको पाइन नीडल्स बोला है यहाँ पे, यानी कि पाइन ट्री के जो लीव्स हैं उनका एक ये सॉफ्ट सा कुशन बनाता है, मतलब गद्दे टाइप बनाता है, ये जिसे हम बिछौना भी बोल सकते हैं, सॉफ्ट सा बिछौना बनाया इसने। एंड टेंडरली यानी कि प्यार से इसने अपनी जो ओल्ड मदर है उसको उसके ऊपर बिठा दिया, और साथ में ही रैप्ड हर पैडिड कोट मोर क्लोजली, और उसने जो अपना पैडिड कोट था यानी कि सॉफ्ट कोट, उसको क्या करता है, अपनी माँ के शोल्डर के पीछे जहाँ पर कुबड़ बना हुआ है, मतलब जब हाँ बूढ़े हो जाते हो तो पीठ झुक जाती है और पीछे ऐसे लगता है मान लो कोई कुबड़ सा बन गया, स्टूप बन गया, तो वहाँ पर इसने क्या किया, उस सॉफ्ट पैडेड जो कोट है उसको सहारे के लिए पीछे, मतलब ढास के लिए लगा दिया। एंड विथ टीयरफुल आईज एंड एन एकिंग हार्ट ही बेड फेयरवेल टू हिज मदर, और आंखों में आंसू लिए हुए, दिल में चोट पहुँचे हुए, दिल में उसके पेन हो रही है, मतलब काफ़ी दुख हो रहा है उसको, वो बड़ी ही दुखी हृदय के साथ उसने अपनी माँ को फेयरवेल, अलविदा कहा, एंड फेयरवेल ली उनसे। The trembling voice of his mother was full of unselfish love as she gave her last instruction. Let not thine eyes be blinded, my son, she said. अब कांपती हुई आवाज़ में बूढ़ी औरत, जो बूढ़ी माँ है, उसका निस्वार्थ प्रेम जो था वो झलक रहा था, और वो क्या बोलती है, लास्ट टाइम पे भी निस्वार्थ प्रेम की भावना से अपने बेटे को इंस्ट्रक्शंस दी उसने, हिदायतें दी। वो हिदायतें किसके लिए दी, कि रास्ते में कैसे जाना है। और क्या बोलती है उसकी मदर, कहती है लेट नॉट दाइन आइज बी ब्लाइंडेड माई सन, अपनी आँखों को खोल कर चलना, अंधे मत बन के चलना। द माउंटेन रोड इज़ फुल ऑफ डेंजर्स, जो पहाड़ी रास्ता है वो टोटली खतरों से भरा हुआ है। लुक केयरफुली एंड फॉलो द पाथ वेयर यू सी पाइल्स ऑफ ट्विग्स, और बहुत ही ध्यान से रास्ता फॉलो करना। और रास्ता कौन सा फॉलो करना तुमने, वो रास्ता जो कि छोटी छोटी टहनियों के साथ भरा होगा, यानी कि इस मदर ने, इस बूढ़ी माँ ने छोटी छोटी जो टहनियाँ तोड़ के रास्ते पे छोड़ी थी, वो क्लू के लिए छोड़ी थी, ताकि इसके बेटे को वापसी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ये उसको उस रास्ते को फॉलो करने के लिए बोलती है। दे विल गाइड यू टू द फैमिलियर पाथ फादर डाउन, नीचे जाने के लिए, नीचे आगे जाने के लिए तुम्हें ये जो मैंने क्लू दिया है ट्विग्स का, ये तुम्हें
हेल्प करेगा। द सन्स सरप्राइज्ड आइज लुक्ड बैक ओवर द पाथ, देन एट द पुअर ओल्डर shriveled हैंड्स ऑल स्क्रैच्ड एंड soiled बाय वर्क ऑफ लव। अब जो बेटा था उसकी आंखें सरप्राइज, हैरानी यानी दंग रह गई जब उसने देखा, पहले उसने रास्ते की तरफ देखा, उसने क्या देखा, वहाँ पर ट्विग्स पड़ी हुई थी साइड साइड में थोड़ी थोड़ी, और फिर उसने अपनी माँ के हाथों की तरफ देखा, और क्या था, उसकी माँ के हाथों में स्क्रैचेस पड़ चुके थे बाजू में। वो जब टहनियों को तोड़ रही थी पीछे से धीरे धीरे, सो टहनियों को तोड़ते तोड़ते उसकी हाथों में बाजू में सारे स्क्रैचेस पड़ गए थे। एंड सॉइल्ड यानी कि वो मिट्टी से भर गए थे, जब वो मिट्टी के बीच में से जो भूसी लगी हुई थी उनको खींच के तोड़ रही थी साथ साथ में। सो उससे क्या हो रहा था, वो मिट्टी इसके हाथों में लगी हुई थी और वो गंदे हो चुके थे। और ये जो था उसने, इट वॉज कॉल्ड वर्क ऑफ लव। ये काम जो उसने प्रिय अपने सबसे चाहने वाले अपने बेटे के लिए किया था, तो ये वो लव जो था इसके काम में वो झलक रहा था। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वर्क ऑफ लव। हिज हार्ट ब्रोक within and bowing to the ground he cried aloud, "Oh honorable mother, your kindness breaks my heart. I will not leave you. Together we will follow the path of twigs and together we will die." अब ये जो लड़का जो वापिस जाने लगा था, ये दिल से टूट चुका था एंड बहुत दुखी था, और आगे से चूर चूर होके ये अपनी माँ को बोलता है, ग्राउंड पर झुक के बैठ जाता है और चिल्ला के बोलता है, ओ मेरी सम्माननीय माँ, आपका आपकी जो दयालुता है उससे मेरा दिल जो है वो पसीज गया है। एंड आई विल नॉट लीव यू, मैं आपको यहाँ पे छोड़ के नहीं जाऊँगा। हम इकट्ठे टुगेदर इस रास्ते को, ट्विग्स वाले रास्ते को फॉलो करेंगे और इकट्ठे ही मर जाएंगे। Once more he shouldered his mother and last hastened down the path to their little hut in valley. अब एक बार फिर से ये जो लड़का है ये अपनी माँ को अपने शोल्डर्स पे लिटा के, शोल्डर्स पे मतलब चढ़ा के जल्दी जल्दी से रास्ते को अब कवर करता हुआ वैली की ओर, अपनी घाटी की ओर जहाँ ये रहता है, पहाड़ी की घाटी में, वहाँ की ओर प्रस्थान हो जाता है। Beneath their kitchen floor was a walled closet for food which was covered and hidden from view. अब देखिए इनकी ना किचन में एक नीचे दीवार वाली कोठी बनी हुई है, कहने का मतलब एक सीक्रेट प्लेस बनी हुई है जहाँ पे फूड स्टोरेज की जाती है। सो वहाँ पर ये अपनी माँ को छिपा देता है। There the son hid his mother, और इस जगह पर वो अपनी माँ को छिपा देता है। ये ऊपर से पूरी कवर्ड है। आपने देखा होगा पुराने टाइम के घरों में लोगों ने अपने किचन के नीचे या पीछे एक कोठरी सी बना रखी होती है जिसमें वो सारा का सारा फूड वगैरह स्टोरेज रखते हैं। सो ऐसे इनके घर में भी है। Supplying her with everything she needed continually, watching and fearing she would be discovered. इस तरह से वो अपनी माँ को वहीं पर उस कोठरी के बीच में वहीं पे सब कुछ खाना वगैरह सब चीज़ें जो जो उसको ज़रूरत थी कंटिन्यूली उसकी देखभाल भी वहीं करता था, वहीं पे सब कुछ पहुंचाता था, सप्लाई करता था इन चीज़ों की। एंड फियरिंग शी वुड बी डिस्कवर्ड, और इस बात के डर में हमेशा रहता था कि कहीं उसकी माँ जो है वो पकड़ी ना जाए, किसी को पता ना चल जाए कि मैंने अपनी बूढ़ी माँ को यहीं पे रखा है। सो इस तरह से वो निगरानी रखता था। Time passed and he was begging to feel safe when again the governor sent forth messenger bearing an unreasonable order seemingly as a boast of his power. अब एक बार फिर से समय बीतता गया और एक बार फिर से अब वो समय आ गया जब ये जो गवर्नर था वहाँ का, जो घमंडी था, उसको बहुत अपनी पावर्स के ऊपर घमंड था, और उसी पावर्स का फ़ायदा उठाते हुए उसने एक बार फिर से एक अनुचित ऑर्डर जो था वो भेज दिया। और वो क्या था, उसकी डिमांड थी, हिज डिमांड वाज दैट हिज सब्जेक्ट्स शुड प्रेजेंट हिम विद अ रोप ऑफ ऐश। अब देखिए सब्जेक्ट्स किसको बोला है, पीपल, लोग, वहाँ के जो लोग हैं उनको सब्जेक्ट्स बोला है। सो उसकी डिमांड थी कि यहाँ पर जितने भी लोग उसके राज्य में रह रहे हैं उनको एक ऐश की रोप बना के उसे प्रेजेंट करनी होगी, उसके सामने पेश करनी होगी। अब ऐश की रोप क्या होती है, यानी कि राख, स्वाह जिसको हम बोलते हैं। सो राख की रस्सी बना के उसको पेश करनी है। और जब ये बात पूरे प्रोविंस में, पूरे प्रांत में फैलती है, इस बात की खबर सभी लोगों को लगती है, तो सब लोग जो है फिर से परेशान हो जाते हैं।
द एंटायर प्रोविंस ऑफ शाइनिंग ट्रेम्बल्ड विद फियर। पूरे के पूरे प्रांत के जितने भी लोग हैं वो सभी डर से कांपने लग पड़े। द ऑर्डर हैड टू बी obeyed, but how could anyone make a rope of ash? ये ऑर्डर जो है वो फिर से पूरा करना है, लेकिन इस आदेश का पालन तो करना है, लेकिन इस तरह से ये जिस रस्सी की उसने डिमांड की है, रोप ऑफ ऐश, वो बनाए तो कौन बनाए और कैसे बनाए ये किसी को नहीं पता था। One night in great distress, the son whispered the news to his hidden mother. Wait, she said, let me think, let me think. On the second day, she told him what to do. अब क्या होता है, एक रात बहुत ही डिस्ट्रेस यानी कि अत्यधिक पीड़ा में यानी कि टेंशन में लड़के ने अपनी माँ से, बूढ़ी माँ से ये बात बोल ही दी, धीरे से उस कोठरी में जाकर धीरे से उसको सुना ही दी। एंड फिर क्या होता है, उसकी माँ उसको बोलती है वेट, इंतज़ार करो, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। एंड सेकेंड डे उसकी माँ ने सोच विचार करके उसको कुछ करने के लिए बोला। उसने उसको बोला मेक अ रोप ऑफ ट्विस्टेड स्ट्रॉ। ट्विस्टेड स्ट्रॉ मतलब एक दूसरे के बीच में अटकाई हुई रस्सी, जैसे ये दिखाई जा रही है ना आपको, जिगजैग फॉर्म में दो रस्सियाँ जो है एक दूसरे में ऐसे फंसा के उनको वट चढ़ा के, जैसे मतलब उनके बीच में बल डाल के उनको बनाया जाता है रस्सी को, आपने देखा होगा। सो वैसे उन्होंने कहा कि इस तरह से एक रस्सी बनाओ स्ट्रॉज की। एंड जो सूखी हुई स्ट्रॉज होती हैं, सूखे घास फूस की जो झाड़ी वगैरह से जिससे रस्सियाँ बनती हैं, उनको ट्विस्ट करके रखो। एंड उसको किसके ऊपर, एक फ्लैट स्टोन के ऊपर, एक चपटे से पत्थर के ऊपर बिछा दो। एंड उसके बाद विंडलेस नाइट में, यानी कि रात को जब हवा नहीं चल रही होती है तो उस टाइम पे उसको जला दो। He called the people together and did as she said. उसने लोगों को इकट्ठे किया लड़के ने, और जैसे जैसे उसकी बूढ़ी माँ ने बोला था बिल्कुल वैसे किया। सब वहीं पर खड़े थे। When the blaze died down, there upon the stones with every twist and fiber showing perfectly a rope of ash. और जब आग ठंडी हो गई तो ये जो स्टोन्स के ऊपर रस्सी पड़ी हुई थी वो बिल्कुल ऐश की रस्सी लग रही थी, ऐसे मानो जैसे, क्योंकि वो जल के राख हो गई हुई थी, लेकिन उसके जो सिलवटे, जो उसके बल थे वो नहीं निकले थे, वो बिल्कुल रस्सी के जैसे ही थे, वैसे ही पड़े हुए थे। सो स्टोन के ऊपर वो पूरी ट्विस्टेड जो रोप थी जली हुई, वो ऐश ऑफ रोप ऑफ ऐश दिख रही थी सामने से, बिल्कुल लग रही थी कि रोप ऑफ ऐश है। The governor was pleased at the wit of youth and praised greatly, but he demanded to know where he had obtained his wisdom from. जो गवर्नर था, जब उसको ये रोप ऑफ ऐश प्रेजेंट की गई तो वो बहुत खुश हुआ उस यूथ के ऊपर, उस लड़के के ऊपर, नौजवान के ऊपर बहुत खुश हुआ। उसने उसकी बहुत प्रशंसा भी की एंड उससे ये जानने की कोशिश की, उससे ये मांग रखी कि वो उसे बताए कि तुम्हारे पास इतनी समझदारी, विजडम इन समझदारी, इतनी सूझबूझ कैसे आई। Alas, alas, cried the farmer, the truth must be told, and with deep bows he narrated his story. तभी क्या होता है, हाय हाय अलास, हम बहुत दुखी हो गए, जब बहुत परेशान होते हैं, दुख में होते हैं, तब हम इस इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। सो एक किसान चिल्लाता हुआ बोलता है, हाय हाय, सच्चाई जो है वो सबको बता देनी चाहिए, सच्चाई बाहर आनी चाहिए। विद डू बॉस ही नरेटेड हिज स्टोरी। अब बहुत ही मतलब बहुत ही विनम्रता के साथ वो घुटनों के बल बैठ के बॉस मतलब झुक जाता है और पूरी की पूरी स्टोरी उसने उसको सुना दी गवर्नर को। द गवर्नर लिसनड एंड देन मेडिटेटेड इन ग्रेवली। अब गवर्नर ने ये पूरी बात सुनी और फिर ध्यान में बैठ गया, शांत होके बैठ गया। फाइनली ही लिफ्टेड हिज हेड, और साइलेंस से जब वो चुपचाप से मेडिटेट करने लग पड़ा, अंततः उसने फिर अपना सिर ऊपर उठाया। शाइनिंग नीड्स मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ यूथ। शाइनिंग जिस जगह को बोला गया, जहाँ पे ये सभी लोग रहते हैं, उस राज्य को बोला गया है। सो उसने ऐसे बोला कि शाइनिंग को यूथ की ताकत से कुछ और अधिक भी चाहिए। हाउ कुड आई हैव फॉरगॉटन द वेल नोन सेइंग। मैं कैसे ये कहावत भूल गया। विद द क्राउन ऑफ स्नो देयर कमथ द विजडम।
यानी कि ये जो कहावत है इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया जाता है। इसको ऐसे बोलते हैं कि जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है उसको एक्सपीरियंस और ज़्यादा आता जाता है। तो विद द क्राउन ऑफ स्नो देयर कम्स द विजडम। एज बढ़ने के साथ साथ इंसान में अनुभव और बढ़ता जाता है। That very hour, the cruel law was abolished as he realized that old age meant experience of life, not frailty. इस तरह से ये जो गवर्नर था उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि एक्सपीरियंस जो है वो एज के बढ़ने के साथ ही इंसान में आता है। सो उसी घंटे उसी समय उसने ये जो क्रूअल लॉ बनाया था, इस क्रूअल लॉ को एबॉलिश कर दिया, इसको एंड कर दिया, समापन कर दिया इसका। इस तरह से उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि एक्सपीरियंस जो है वो जीवन में बढ़ती हुई एज के साथ ही आता है। बढ़ती हुई एज से फ्रेलिटी नहीं आती है बल्कि एक्सपीरियंस आता है। सो दैट वाज द स्टोरी। आई होप आप सभी को ये समझ आ चुकी है एंड हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी सारी की सारी बैक एक्सरसाइजेस को हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and also hit the like button if you like the video. Thank you very much.